गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा क्रिया शारीर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्रिया शारीर के सिलेबस टॉपिक पेपर 2 इन मॉडर्न फिजियोलॉजी, दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, तो वर्ड से ही हमें पता चल जाएगा कि हम एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो यही बात एक्चुअली फिजियोलॉजी की बहुत अच्छी रहती है कि जहाँ पे आपको बेसिक आइडिया जो है वो फंक्शनल का वो आ जाता है। ओके, तो एक्सक्रीशन के अंदर अगर हम एज पर मॉडर्न देखने जाए तो देयर इज़ अ टू मेन एक्सक्रीटा आर देयर। दे आर द फर्स्ट वन इज़ अ फिसिस और द स्टूल। इन आयुर्वेदा इट्स कॉल्ड एज अ पुरीशा, एंड सेकेंड वन इज़ अ यूरिन और द मूत्र इन आयुर्वेदा। तो ये दो आज हम जनरली बात करने वाले इस टॉपिक में। आज नहीं, लेट्स सी आज कितना परमिट करता है टाइम हमें। तो ये बात शुरू करते हैं हम फिसिस से। अगर स्टूल के बारे में या फिसिस के बारे में आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही कि कैसे वो फॉर्म होता है और किससे वो फॉर्म होता है। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आप ये ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको पूछा जाता है फिजियोलॉजी ऑफ फिसिस और दी defecation, okay, so you have to write certain points. Firstly I am mentioning that points. First thing, what is feces, यानी कि स्टूल और द पुरीश क्या है। सेकेंड पॉइंट लिखना है आपको द लोकेशन ऑफ द फॉर्मेशन। ओके, कि स्टूल फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फिसिस फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये आपको लिखना है। देन कैसे वो फॉर्म करता है। ओके, फिसिस जो है वो कैसे फॉर्म होता है, ये एक प्रोसीजर लिखनी है। देन कंटेंट ऑफ द फिसिस या तो कंपोजिशन ऑफ द फिसिस। देन रिएक्शन ऑफ फिसिस, यानी कि जब आप एग्जामिनेशन करते हो फिसिस एग्जामिनेशन तो उसके अंदर बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा जब रिएक्शन ऑफ द फिसिस, और उसके एक सर्टेन क्राइटेरियाज जो है वो हमें देखने हैं। देन अल्टीमेटली द फिजियोलॉजी ऑफ डेफिकेशन। ओके, तो डेफिकेशन कैसे होता है, फिसिस फॉर्म हो जाता है, उसके बाद में सर्टेन एक्शन क्या होगी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, एनल कैनाल एंड रेक्टम एंड स्पिंक्चर एंड द नर्व सप्लाई, ये सब कैसे उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे ये हमें जानना है। ओके, तो फर्स्टली और फॉरमोस्ट वन थिंग हम जान लेते हैं उसके बारे में कि फिसिस इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फूड। ओके, ये बेसिक आइडिया हमें सबको है, मगर फिर भी क्लियर होना चाहिए कि जो फिसिस है वो किसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, तो इट्स अ फूड का। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम उसे जान ले कि कैसे वो फॉर्म होता है, तो जस्ट लाइक सिंपल हम फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, बाइटिंग जो है टीथ से होती है, देन सलाइवा फॉर्मेशन उसके साथ में मिलके एक प्रॉपर लिक्विड और सेमी सॉलिड जैसा बन जाएगा। देन इट गोज़ टू दी स्टमक थ्रू इसोफेगस। तो स्टमक के अंदर सर्टेन एंजाइम्स एंड एसिड्स ये सिक्रेट होने के बाद ब्रेकिंग चॉपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो होना शुरू हो जाएगा, यानी फाइन मॉलिक्यूल के अंदर जो कन्वर्जन है वो होना शुरू हो जाएगा। देन कम्स टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे स्पेशली इन डियोडिनम सिक्रीशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका, एंड द अल्टीमेट द पेनक्रियाज एंड द लीवर जूसेस जो है वो सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा, और द फर्दर डाइजेशन हमारा जो है वो कंप्लीट होगा। एंड द इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली द एब्सॉर्प्शन इज़ कंटिन्यूस। तो उसमें जो डाइजेस्टेड पार्ट है, प्रॉपर डाइजेस्टेड पार्ट जो है हमारे फूड का, वो प्रॉपरली एब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, एंड रिमेन्ड चाइम और द लिक्विड पार्ट जो है वो धीरे करके इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, और वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर फॉरमोस्ट फर्स्ट थिंग जो होगी वो है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो होना शुरू हो जाता है। देयर इज़ अ सर्टेन ग्लैंड्स जो म्यूकस सिक्रेट करती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड स्टूल है, वो इंटेस्टाइन के ऊपर अंदर चिपकता नहीं है, एंड देन इट मूव्स टू दी फॉरवर्ड बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, और कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो ऑलरेडी स्टूल के अंदर जो आ जाते हैं वो यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें जो है वो एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगी।
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज कॉलोनी होती है. देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर इन दी लार्ज इंटेस्टाइन. तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसका फर्मेंटेशन चालू हो जाएगा. और फर्मेंटेशन में मेजरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का फर्मेंटेशन होता है. तो वो फर्मेंटेशन से क्या होगा हम आगे देखेंगे. तो फर्मेंटेशन याद रखो बाय द बैक्टीरियाज, एंड ऑल्सो इसी बैक्टीरिया से दी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सर्टेन विटामिन जो है वो यहाँ पे बनना शुरू होते हैं. ओके, तो विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये याद रखें, जो जनरली यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं बाय दी फर्मेंटेशन बैक्टीरियाज, और ये सारी चीज़ों से विटामिन सिंथेसिस होगा. तो और वो भी सिंथेसिस होने के बाद एब्सॉर्प्शन उसका हो जाएगा. तो ये हमें बेसिक फार्मूला याद रखना है कि कैसे स्टूल फॉर्म होगा. ओके, अभी हम जो बात कर रहे हैं इट्स फॉर्मेशन ऑफ फीसिस. ओके, और जनरली जो चाइम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है वो 3 to 10 आवर्स तक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है. तो ये भी अगेन हमें ध्यान में रखना है. नाउ आई एम रीडिंग द टॉपिक्स इन दी from the book of textbooks of Kriya Sharir by the Professor Dr. Subhash Ranade sir and the Professor Dr. R. Deshpande sir. उनकी बुक से मैं अभी जो है वो पार्ट 2 जो बुक है उसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है वहाँ पे मैं रीड करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरेंस मिलता जाए मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें काफ़ी सारे इजी लैंग्वेज से ये बुक लिखी हुई है, तो हर एक जो है ह्यूमन बीइंग वो समझ सकता है. अगर वो BMS का स्टूडेंट ना हो तो भी ये समझ सकता है कि कैसे हमारा स्टूल जो है वो फॉर्म होता है. ओके, तो फिजियोलॉजी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फीसिस. Feces is formed in a large intestine. First thing, food is digested and absorbed in the small intestine. Chyme passes, chyme यानी कि जो ऑलरेडी उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है वो passes from the ileum to the large intestine. Chyme remains in the large intestine for the 3 to 10 hours. Water is absorbed in the large intestine. The last stage of digestion takes place in the large intestine. इंटेस्टाइन डज नॉट सीक्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम. यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भले ही वो लास्ट स्टेज हो डाइजेशन का, मगर फिर भी इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी एंजाइम सिक्रेशन यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन नहीं होता. तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स सिक्रेट्स द म्यूकस, जो मैंने ऑलरेडी बात करी कि जिसकी वजह से द मॉइस्चर ऑफ और द जो स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर बनी रहती है. ओके, देन बैक्टीरियाज आर देयर इन द इंटेस्टाइन विच एक्ट्स ऑन द चाइम, एंड द बैक्टीरियाज फर्मेंट द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट. ओके, तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस आएंगे फॉर द एग्जामिनेशन, तो आप ये याद रखें कि कौन कौन सी चीज़ जो है फॉर्म होती है. तो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन जो है वो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मीथेन गैस. मेजरली ये जो है कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन वो गैसेस फॉर्मेशन करता है. तो इसीलिए अगर आप कोरिलेट करो, अगर आपको गैस फॉर्मेशन हो रही है ओके और मेजरली हो रही है, तो इसमें दो जनरली इसके अंदर जो है वो चीज़ें इस्तेमाल होगी, द कार्बोहाइड्रेट ओवर इनटेक एंड द प्रोटीन ओवर इनटेक. ओके, अगर कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन ओवर इनटेक बहुत ज़्यादा बनेगी शरीर के अंदर या तो आप कंज्यूम करोगे तो अल्टीमेटली गैस फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होने वाला है. ओके, और ये दोनों चीज़ें अगर ज़्यादा मात्रा में ली जाएगी तो अगेन दिट्स एक्ट्स ऑन हैवी ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, यानी कि गुरु गुण युक्त होने की वजह से, क्वांटिटी या बल्क ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे गुरु गुण बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली द गैस फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा. तो ये याद रखें आप. देन प्रोटीन फर्मेंटेशन के अंदर सर्टेन अगेन गैसेस एंड सर्टेन केमिकल्स आर रिलीजिंग, दैट इज इंडोल, सेकेंड इज स्केटोल एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, मेजरली इंडोल एंड द स्टर्कोबिलिन okay gives the order to the feces. The specific order of the feces you may smell that because of the indole and the stercobilin.
तो ये दोनों नाम आपको याद रहना चाहिए वाइवा पर्पस कि वो पूछा जा सकता है. इंडोल एंड दिस stercobilin give order to the feces. Okay, some of these catechol and the indole are transported to the liver for converting them in the less toxic substances. Okay, because you know that catechol and the indole are the most poisonous thing. अगर वो ज़्यादा मात्रा में अगर रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो वो डायरेक्टली हमारी नर्व सप्लाई को इफ़ेक्ट करेंगे और इसकी वजह से इट लीड्स टू दी हेड एक. ओके, जो सिर दुखना जो हम कहते हैं कि गैस की वजह से मुझे सिर दुखना हो रहा है. ओके, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू पॉइजनस केमिकल्स इंडोल एंड दिस कैटोल. ओके, बहुत ज़्यादा अगर ये फॉर्म हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो इंटेस्टाइन के नर्व एंडिंग्स होंगे वो ट्रिगर हो जाएंगे और अल्टीमेटली सिर शूल जो है वो चालू हो जाएगा. और इसकी वजह से ही कई बार द अपर पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द upper portion of the small intestine and the stomach creates more gaseous things कि जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली बॉपिंग खट्टे उड़कार जो है वो आने की शुरुआत हो जाती है. तो द थिंग इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटीन ओनली वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ थिंग. बिकॉज हमें ये ध्यान में रखना है प्रोटीन जनरली इट रिएक्ट्स एज अ पित्त थिंग. ओके, पित्तज पदार्थ हम गिन सकते हैं जैसे कि जितने भी हमारी पित्तज एंड वातज वी कैन से जितने भी प्रोटीन पदार्थ है जिसके अंदर ग्लोब्यूलिन और ऐसे पार्ट जो है वो अंदर आएंगे तो इट सिम्स टू दी पित्तज पदार्थ. तो आप ये ध्यान में रखें. और पित्तज पदार्थ लीड्स टू दी अम्ल उद्गार और दी अपान udvagama. Okay, there is a word called as apana udvagama. Apan is a type of vayu. Okay, there is a पंच वायु, 5 types of वायु is there. Okay, उसके अंदर अपान जो है वो जनरली लोअर एब्डोमेन के अंदर उसका मेन सिचुएशन है और दी मेन जो है लोकेशन वो बोला गया है. मगर जब भी अपान वायु अपवर्ड मूवमेंट करता है तो देयर इज़ अ 2 type of upward movements are there relating to the apana vayu, that is burping. Okay, pure burping or the normal or the amla udgar wala burping, and the second one is a headache. Okay, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो just because of अपान वायु जो है होती है. ओके, तो ये बातें ध्यान में रखें according to the Ayurveda also. Then there is a certain vitamin synthesis also occurred in the intestine, that is vitamin B complex and the vitamin K. ओके, तो अगर वहाँ पे बैक्टीरियाज़ की कॉलोनी सही मात्रा में होगी तो डेफिनेटली विटामिन बी एंड विटामिन के जो है वो फॉर्मेशन अच्छी तरह से होगा. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि बिकॉज कई बार हमें विटामिन B12 स्पेशली विटामिन B12 का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है. तो विटामिन B12 की जो अभी के सिनेरियो में आप देखने जाओ तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसी इन दी विटामिन B12 कंसर्न. ओके, तो यहाँ पे ये पूरा विटामिन B12 का डेफिशिएंसी क्यों शुरू हुआ. ओके, कई बार ऐसे हमारे पास आपको टैकल करने के लिए बोला जाता है पेशेंट को या लेमैन को कि आप अगर नॉनवेज नहीं खाओगे या तो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लोगे तो अल्टीमेटली आपको विटामिन B12 जो है वो नहीं मिलेगा. मगर इट्स नॉट लाइक दैट ओनली. ओके, अभी के सिनेरियो में विटामिन B12 की कमी इसीलिए आ रही है कि सर्टेन केमिकल्स इन द फूड, ओके, जस्ट लाइक प्रिजर्वेटिव्स. ओके, स्पेशली जब हम पैक्ड फूड लेते हैं और उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स आते हैं तो वो प्रिजर्वेटिव्स की वजह से और द अदर केमिकल्स और द गैशियस ड्रिंक्स, ओके, स्पेशली आई डोंट utter them their names but you can understand the carbonated drinks जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसकी वजह से ये स्पेसिफिक बैक्टीरियाज जो है वो मर जाते हैं और उसकी कॉलोनीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी वजह से रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरियाज का नहीं हो पाता एंड अल्टीमेटली जो है वो सिंथेसिस ऑफ सर्टेन विटामिन्स स्पेशली विटामिन B12 एंड विटामिन के फॉर्मेशन जो है वो सिंथेसिस जो है वो रुक जाता है. ओके, तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है. हाँ, डेफिनेटली अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो यू कैन टेक दी सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन्स, मगर इट्स नॉट अ अल्टीमेट ऑप्शन दैट यू हैव टू टेक अ विटामिन सप्लीमेंट्स थ्रू आउट द लाइफ. ओके, ये बात हमेशा ध्यान में रखो क्योंकि इसमें भी कई सारे विटामिन्स ऐसे हैं जो आप विटामिन्स लेते हो जब एज ए टैबलेट के रूप में, फिर भी बॉडी उसे एब्सॉर्ब नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ऑफ
नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड प्रॉपरली बिकॉज योर सिस्टम इज़ वीकन। अगर आपकी सिस्टम वीक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अग्नि मांद्य है, अग्नि आपकी मेटाबॉलिक फायर जो है वो अगर प्रॉपरली उससे मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी तो भी वो विटामिन्स आपके कोई काम में नहीं आएंगे, दो आप उसे एक्सटर्नली ले रहे होंगे। ओके, तो इससे बेहतर है कि हम ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से हमारा बेसिक थिंग जो बैक्टीरिया फॉर्मिंग थिंग है वो हम उसे नॉर्मल करें, और इसकी वजह से जो है वो आगे आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, दिस इज़ द ओनली थिंग कि आपको आपका डाइजेशन जो है वो सुधारना है और उसे प्रॉपर अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड दी फैट जो है वो आपको लेना पड़ेगा, और देन ओनली इट कैन बी सर्वाइव बाय दी दिस फूड्स। ओके, एंड ट्राई टू ईट ऑर्गेनिक इफ़ पॉसिबल। अगर आपके नज़दीक में आजू बाजू में ऑर्गेनिक है तो आप वो ले सकते हो, और इट लेसर पैक्ड फूड। ओके, और मेजरली जो जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए ही ये लेक्चर हो रहा है, तो जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर बाहर का खाना, पैकेट फूड, मैगी और एट्सेट्रा जो है वो आप लेने की कोशिश करते हो, तो उसके अंदर मेजरली ये सारी प्रॉब्लम्स फर्दर एज में जब आप आगे जब बड़े होंगे 40-50 के बाद में, तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है वो फेस होने को मिलेगी। इट नॉट नेसेसरी कि आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है, मगर यू हैव टू अवेयर अबाउट इट कि आप बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हो ना। ओके, क्योंकि सिर्फ इनडाइजेशन नहीं, इट लीड्स टू द मैनी डिसीजेस। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इनडाइजेशन और सिर्फ आपको सिर दर्द करेगा या एसिडिटी करेगा, मगर इट लीड्स टू द मैनी डिसीजेस। जस्ट लाइक कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर हम बात करें तो कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है आपको हो सकता है, तो बेटर कि थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में उसे कंज्यूम किया जाए तो बेटर रहेगा, बिकॉज फिशेस इज़ द अल्टीमेट थिंग। आयुर्वेद में ऐसा भी बोला गया है कि अगर निराम फिशेज है यानी कि निराम पुरुष है तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ जो है वो सस्टेनेबली गुड है। ओके, सस्टेनेबली गुड है। अगर आपने आमज पुरुष निकालना शुरू किया, ओके, जहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में से म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन ऑफ दी वाटर जो है वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो स्टूल रहता है इट बिकम हैवी। तो अगर जैसे ही आप स्टूल करते हो तो सिंक के अंदर वो डिप हो जाएगा और डिग हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट कॉल्ड एज अ आमज पुरीशा। ओके, अगर वो तैरता है, इफ़ यू सी योर स्टूल इज़ फ्लोटिंग ऑन दी water of the sink, then you see that this stool is called as a nirama stool. Okay, nirama feces. तो ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि अगर आपका स्टूल निराम है then only the whole GI tract is going good. ओके, ऐसा आप इनडायरेक्टली कह सकते हो, मगर अगर आम के साथ में वो स्टूल आ रहा है then you have to be aware that there is something is going wrong and इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये बेसिक दो चीज़ें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, निराम एंड आम, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर स्टूल फ्लोट कर रहा है सिंक के अंदर देन इट्स गुड इन क्वालिटी, अगर वो सिंक कर रहा है यानी कि डूब जा रहा है पानी के अंदर देन इट इज़ अ बैड इन क्वालिटी। दैट मीन्स देर इज़ मच undigested part in the food with mucus, with electrolytes, with certain necessarily nutrients are there in the stool. ओके, जो बॉडी को चाहिए थे, बॉडी को मिलने चाहिए थे, मगर फिर भी वो बाहर आ चुके हैं बिकॉज इट नॉट गेट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, तो वो बाहर चले गए एंड दैट सिंक्स इन दी वाटर। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और निराम एंड दी आम कॉन्सेप्ट यू हैव टू बी क्लियर इन होल सिनेरियो, बिकॉज जब भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बार बार पूछना पड़ेगा और यू हैव टू आस्क एक्चुअली। अगर आपको शर्म भी आ रही हो तो यू डोंट हैव टू बी, और तो आप प्रॉपरली डायग्नोस भी नहीं कर पाओगे आम और निराम को। और आम और निराम डायग्नोसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल पॉइंट टू डायग्नोस एनीथिंग। ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी है। द formation of the feces in according to Ayurveda there is a certain वायु that is called as अपान वायु, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अपान वायु जो है वो पूरे सिस्टम को जो है वो
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जीआई ट्रैक्ट की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को संभालता है, देन उसके बाद में एब्सॉर्प्शन को संभालेगा, देन अल्टीमेटली एक्सक्रीशन भी अपान वायु के थ्रू होगा। तो इतनी चीज़ें जो है अपान वायु एक्सक्रीशन यानी कि फिसिस के लिए करता है। तो अगर अपान वायु बहुत ज़्यादा हो गया, जस्ट अपान वायु वृद्धि हो गई, तो ये लक्षण आपको डेफिनेटली कहीं नहीं मिलेंगे, बट यू हैव टू इमेजिन अगर अपान वायु बहुत ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली वहाँ पे रुक्षता यानी कि म्यूकस सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा, एंड देयर इज़ द स्टूल बिकम रुक्ष, ओके, यानी कि ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटर एब्सॉर्प्शन हो जाएगा, म्यूकस सिक्रीशन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वो बंद हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली स्टूल जो है बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ में निकलेगा और दी स्क्रैच करके इंटेस्टाइनल वॉल को स्क्रैच करते हुए वो निकलेगा। तो देयर मे बी अ ब्लीड इन दिस स्टूल आ सकता है, ओके और इसके साथ में ही कभी कभी देयर इज़ अ पेनफुल पाइल्स यानी कि वातज अर्श जो है वो फॉर्म हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अपान वायु वृद्धि, ओके। अगर वहाँ पे ओवरऑल पित्त की वृद्धि अगर हुई होगी तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली देयर इज स्टर्कोबिलिन एंड टाइप ऑफ थिंग्स जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होंगे। तो इट मे लीड्स टू दी एसिडिटी, इट मे लीड्स टू दी सीरशूल, इट मे लीड्स टू दी बर्निंग इन दी एक्सक्रीशन ऑफ दिस स्टूल, ओके। जब आप एक्सक्रीशन करने जाओगे तो देयर इज़ अ म्यूकोजल लाइनिंग जो है वहाँ पे बर्निंग फील होगी, आपको एपिथेलियल सेल्स के ऊपर बर्निंग फील होगी। तो वहाँ पे बर्निंग अगर ज़्यादा हुई और रेडनेस और दी any type of inflammation occurs in the large intestine that may cause a more bleeding, excess bleeding in the stool, okay, before or the after। तो ये जानना ज़रूरी है। अगर स्टूल के साथ में जो है वो ब्लीडिंग आते हैं तो इट मे बी देयर इज़ अ वातज टाइप ऑफ थिंग, but if there is a before and after bleeding, simply bleeding not involving the stool concept, मगर simply bleeding अगर हो रही है वहाँ पे, then you have to understand there is a pitta is associated with it and you have to treat the whole pitta concept, okay। And the kapha, ultimately the intestinal gland secretes more amount of the mucus, then the consistency of the stool get increased, okay, consistency of the stool get increased and also become heavier, that it turns into the amapurisha, okay, amapurisha, it may turn into the amapurisha। So or there will be a cramps because of excess mucus in the intestine। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज जितना ज़्यादा म्यूकस जो है इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट होता रहेगा वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है इंटेस्टाइन के अंदर वो हैम्पर होती रहेगी, जस्ट बिकॉज कि जो एपिथेलियल लाइनिंग होगी इंटेस्टाइन की वहाँ पे म्यूकस स्टिक हो जाएगा और स्टिकीनेस की वजह से द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट गेट हैम्पर्ड, एंड बिकॉज ऑफ नर्व रिफ्लेक्स एक्शन, ये ध्यान में रखें, बिकॉज ऑफ नर्व रिफ्लेक्स एक्शन इंटेस्टाइन tries to evacuate the whole porous thing as much as possible। तो ये आपको क्लियर रहना है वहाँ पे कि वो कैसे उसको ज़्यादा हार्डनिंग से ज़्यादा प्रेशर के साथ में वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ द थिंग दैट कफा पोर्शन इज़ डूइंग दैट, ओके। This much you have to understand about Vata, Pitta and Kapha related to the feces, okay। Then we have to see the composition of the feces. First one is a water, definitely it not absorbed completely. Second one is inorganic salts. Third one is undigested part of the food, and the various gases are formed due to the bacterial fermentation. And the fifth one is epithelial cells. So these five things are there in the feces जो normally हमें होते हैं। कभी कभी ब्लीडिंग, जैसे मैंने बोला ऑलरेडी कि ब्लीड के साथ में यानी कि ब्लड जो है वो आ सकता है, और अनडाइजेस्टेड फूड के बड़े पार्टिकल्स जो है वो आ सकते हैं, म्यूकस जो है वो ज़्यादा फॉर्म करके आ सकता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग जो एबनॉर्मली फीसिस के साथ में आएगा। देन द रिएक्शन ऑफ द फीसिस दैट्स मे बी न्यूट्रल और द एसिडिक। अगर एसिडिक होगा तो देयर इज़ अ रिलेशन विद द पित्त। जनरली पित्त प्रकृति के पर्सन के अंदर इसका रिएक्शन मेजरली एसिडिक आएगा। तो अगर आपको प्रकृति के बारे में नॉलेज होगा तो यू कैन कोरिलेट विद द फीसिस फिजियोलॉजी और द फिजियोलॉजी ऑफ द डेफिकेशन, उसके अंदर आपको क्लियरली पता चल जाएगा। देन सेकंड वन इज़ अ कलर।
that is yellowish brown due to the stracobelin. Order specifically order due to the indole and the scatol and the H2S, okay, यानी कि hydrogen sulfide. Amount of the gas formed approximately 500 cc. Quantity that is approximately 150 gram per 24 hour. Consistency that is semi-solid, hard, well formed. डिपेंड 3 तरह के होगी. अगर पित्त प्रकृति होगी तो जनरली सेमी सॉलिड होगी, अगर वात प्रकृति होगी तो हार्ड होगी, एंड दी कफा होगा तो वेल फॉर्म्ड होगा. तो ये प्रकृति के थ्रू भी आप जान सकते हो कि कैसे उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज होती रहती है. देन डिपेंड्स ऑन द इंटेक ऑफ वाटर, कंसिस्टेंसी में वेरीज इन दी feces thing. Vegetarian food increase the bulk of feces. Now you have to understand about the fiber concept in the feces formation. हमें इतना बेसिक पता होना चाहिए कि जितना भी आप फाइब्रस फूड लेते हो, ओके, देयर इज़ अ टू कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एंड द अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. मॉडर्न सेज you have to eat a lot of fiber for the good digestion, okay, but Ayurveda says totally controversial or the totally opposite thing for the fiber, okay. तो ये बातें ध्यान में रखो. It's very 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 necessary understand to formation in of the purisha or the feces. What is the role of the fiber in the purisha formation? तो फर्स्ट थिंग, जब भी आप एक्स्ट्रा फाइबर्स युक्त फूड यानी कि बहुत ज़्यादा फाइबर हो वैसा अगर कोई फूड लेते हो तो जस्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा सलाड्स लेना, वेजिटेबल सलाड्स लेना, स्पेशली वेजिटेबल सलाड लेना और हैवी क्वांटिटी के अंदर वेजिटेबल सलाड लेना, तो इट मे कॉज अ ग्रेट विशिएशन यानी कि पित्त का बिगड़ना वहाँ पे 100% तय है. अगर आप ओवर इनटेक ऑफ फाइबर्स और द एक्स्ट्रा अमाउंट फाइबर्स का अगर आप ले रहे हो रेगुलरली और द डेली बेसिस, डेफिनेटली ये टॉपिक जो है, ये सेंटेंस जो है कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मॉडर्न का फाइबर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहा है. और जो कोई भी मॉडर्न जानता होगा, अगर ये मेरा लेक्चर कोई नॉन BMS और नॉन आयुर्वेदिक पर्सन देख रहा है, देन डेफिनेटली उसके मन में क्वेश्चन उठ सकते हैं कि कैसे फाइबर हमें नुकसान कर सकता है. बिकॉज जनरली ऐसा ही हर बार कहा जाता है कि फाइबर खाने से हमारे शरीर की डाइजेशन पावर जो अच्छी रहती है, एंड दैट ऑल डेफिनेटली इट्स अ राइट थिंग कि फाइबर से डाइजेशन अच्छा होता है, मगर नॉट इन अ लार्ज क्वांटिटी यू हैव टू ईट, ओके. ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली जो है वो फाइबर वाले अगर खुराक आपने लेना शुरू कर दिया, फाइबर वाला फूड लेना शुरू कर दिया, तो ये एक बात ध्यान में रखो. पॉइंट वाइज मैं जाऊंगा. फर्स्ट पॉइंट इज़ फाइबर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट. फर्स्ट थिंग, ओके, फाइबर से बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, ये क्लियर कर दो, ओके. सेकेंड वन, फाइबर इज डज नॉट गेट डाइजेस्टेड इन आवर स्टमक, इंटेस्टाइन और द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके. तो फाइबर जो है हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन उसका नहीं होता है. थर्ड वन, how it acts on the digestion system. It acts only on the wall of intestine and small intestine and the large intestine, okay. How it acts? So fibers just stick to the small intestine and the large intestine, and they may degrade the mucus component of the certain intestines or small or the large intestine, okay. तो उसकी वजह से the peristaltic movement, okay, we can say, अगर आयुर्वेद के साथ थोड़ा सा कोरिलेट करें तो फाइबर्स हैव अ रुक्ष गुण, ओके. तो रुक्षता की वजह से वहाँ पे थोड़ी, इट्स नॉट एक्सेस रुक्षता जो नॉर्मल फाइबर की मैं बात कर रहा हूँ. अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर फाइबर लोगे तो उसकी फिजियोलॉजी ऐसे होगी. तो प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर फाइबर लिया जाएगा तो इट मे गेट माइल्ड रुक्षता इन द स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द गुड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके. तो आपका डेफिकेशन जो होगा वो प्रॉपरली होगा. इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, ओके. आपका डेफिकेशन जो होगा वो अच्छा होगा फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, जस्ट बिकॉज ये सिंपली आपकी पेरिस्टाल्टिक वहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, नॉट दी अदर थिंग. कुछ भी एक्स्ट्रा उसके साथ में इम्प्रूव नहीं हो रहा है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें आप. देन
This is the normal physiology of the fibers in the large intestine while formation of the feces. Okay, now you have to understand that agar there is a more or the excess fibers in the intestine or the large intestine, what will happen? Okay, the first thing is excess fibers may cause the not proper absorption of the food, okay, और दी न्यूट्रिएंट्स. प्रॉपर एब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है वो हैम्पर हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा और द एक्सेस फाइबर्स. सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट कोरिलेट विद द vata portion. Okay, so it may increase the vata level of the intestine, and also it may increase the pitta level in the intestine. Okay, तो ये दोनों की वजह से जो एक्स्ट्रा एंजाइम्स बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, बॉडी के अंदर इन द सेंस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रिलीज़ होते हैं, दे मे नॉट गेट प्रॉपरली एडजस्टेड और दी प्रॉपरली गेट एब्सॉर्ब्ड इन दी intestine, or the food also not get properly digested because of excess enzymes. Okay, तो उसकी वजह से जैसे ही ये फाइबर ज़्यादा जाएंगे वहाँ पे आपकी मोटिलिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी, मगर इट फॉर्म्स द गैस फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस फॉर्मेशन इन द इंटेस्टाइन, डेफिनेटली इन द स्मॉल एंड द लार्ज बोथ द वे. तो ये गैस फॉर्म होने की वजह से एंड द पित्त फॉर्म ज़्यादा होने की वजह से देयर मे बी अ लेज़र एब्सॉर्प्शन in the intestine. ये बात ध्यान में रखो, and ultimately it leads to the indigestion or the gaseous problem that is called as Agni-mandya, or excess fibers also do the hampering the our peristaltic movement of the large intestine. Okay, अगर ज़्यादा फाइबर्स वहाँ पे जाएंगे तो भी वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होगी वो हैम्पर हो जाएगी, और अल्टीमेटली इट कॉजेज दी मलबद्धता और द कॉन्स्टिपेशन. So there is a correlation with the Ayurveda and the modern science. We have to understand, definitely we need fibrous food, but not in excess quantity and not in repetitive quantity. Okay, there is certain rules for the taking the fibrous food. First, you don't have to take fibrous food in the morning and in the evening. Mark my word, not in the morning and in the evening. So if you want to take a salad, you can take with the afternoon meal. Okay, not in the morning breakfast and the evening अपना डिनर. ओके, तो ये दोनों में जनरली फाइब्रस फूड यानी कि रॉ वेजिटेबल्स युक्त जो है वो खाना नहीं होना चाहिए. यू कैन कुक प्रॉपरली. ओके, कुकिंग करने से फाइब्रस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट गेट इफेक्ट्स इन दी बॉडी. ओके, तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. बहुत ज़्यादा फाइब्रस स्पेशली फ्रॉम द वेजिटेबल्स वो नहीं जाना चाहिए. इसके बाद में जब भी हम कई लोग ऐसे होते हैं वेट लॉस के लिए आपको डाइट पे रखा जाता है और एक्सेस सलाड पे रखा जाता है, तो डेफिनेटली सलाड खाने से न तो कोई ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलने वाला है, न तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है. तो ये इसकी वजह से after certain time of dieting you may feel a deficiency of certain nutrients. Okay, and also you may feel a rise of hunger. ये बहुत ज़रूरी है. अगर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन शरीर में बहुत कम मात्रा में होंगे तो आपकी भूख जो होगी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी. ओके, जब आप डाइटिंग छोड़ोगे एंड व्हेन यू ईट अ नॉर्मल फूड, डेफिनेटली योर वेट गोन बियॉन्ड द लेवल. तो इट्स वेरी नेसेसरी. डाइटिंग कैसे करनी है और कैसे, आई होप कि मैं उसको अलग से एक लेमन लैंग्वेज के लिए उसका पूरा अलग लेक्चर करूं. ओके, अगर टाइम परमिट करेगा तो. मगर अभी के सिनेरियो में फॉर द अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ BMS यू हैव टू go through the Ayurveda and the modern concept both the parallelly. Okay, then only you can understand what is the Ayurveda is telling and what is the point of the physiology of the modern science. Okay, so this much you have to understand, and this is for today. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda Kriyacharya. Please share this lecture to your colleagues and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Productions. And thank you so much to all my dear students for calmly hearing, and thank you so much. Best of luck. Have a nice day, all my dears.